हेलो बच्चों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस के क्यूएफटी के सॉल्यूशंस, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस है और मॉडरेट टू टफ जो है कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ इजी भी थे, पर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के कहे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है सिंगल टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी सेकंड हो गया, फर्स्ट। हाँ, तो इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर SCQ से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और यहाँ पे बोला गया है कि ए ट्रांसपोज है ए स्क्वायर माइनस आई के इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है। तो कुछ बातें हमें ऑलरेडी पता चलना चाहिए, वो ये है कि अपने पास में अगर हम यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो अगर ये नॉन जीरो है तो इन दोनों डिटर्मिनेंट में से कोई भी जो होगा वो नॉन जीरो ही रहेगा, मतलब दोनों डिटर्मिनेंट जो होंगी नॉन जीरो होंगी। कहने का मतलब हमारे पास a माइनस आई भी नॉट नल मैट्रिक्स होगी और a प्लस आई मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स नहीं होगी, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज खास तौर से कह दें कि नल मैट्रिक्स तो नहीं है, ये तो हम गारंटी ले सकते हैं इसी जगह से। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ, है ना। इसको भी यहाँ पैक करते हैं। अब यहाँ पे a ट्रांसपोज का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस आई। हम क्या करेंगे, एक और बार ट्रांसपोज ले लेंगे, तो यहाँ a बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई का ट्रांसपोज। ठीक है। अगर हम वो देखेंगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज यहाँ पे जो होगा माइनस आई का ट्रांसपोज, ये मिलेगा। अब फिर से आप ट्रांसपोज स्क्वायर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ बनेगा ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस आई। अब ए ट्रांसपोज जो है यहाँ पे वैल्यू में दे रखी है ए स्क्वायर माइनस आई, जो फिर से पुट कर देते हैं क्योंकि मैनिपुलेशन के क्वेश्चन ही होते ही है। माइनस आई और ये सब एक इक्वल आ रहा है, इसको हम आराम से अपना नॉर्मल a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, बिकॉज दूसरी मैट्रिक्स आई है जो कम्यूटेटिव होती है किसी भी मैट्रिक्स के साथ में। तो a पावर 4 प्लस आई स्क्वायर वो आई बनेगा, माइनस 2a स्क्वायर इंटू आई करोगे तो वही बनेगा माइनस आई। ठीक है, यही बन रहा है यहाँ टोटल में। अगर देखोगे तो माइनस ए ट्रांसपोज वगैरह ये सब बना। तो अपने पास में a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और एक और चीज बनी थी, आई कैंसिल हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो आ जाएगा a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। या फिर देखा जाए तो यहाँ पर ये बोल देगा a क्यूब माइनस 2a माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में इक्वेशंस बनेगी, या तो a नल मैट्रिक्स होगी या फिर यहाँ पर a क्यूब माइनस 2a माइनस आई यहाँ पे बोला गया है, इस तरीके से ये चलेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको बोल रखा है नॉन जीरो है, तो ये तो होना इम्पॉसिबल है कि आपके पास ए नल मैट्रिक्स होगी, है ना, ये होना इम्पॉसिबल है। और सेम टाइम पे आप इसका इन्वर्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप दोनों तरफ ए इन्वर्स लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा ए क्यूब माइनस 2a माइनस आई इज इक्वल टू 0। अब फिर से यहाँ पे हम फैक्टर लेंगे, तो अगर आप एक रूट देखेंगे इसका -1 बनेगा, तो a प्लस आई आराम से कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर आप वो कॉमन लेंगे तो a प्लस आई बनेगा, साथ ही साथ जो दूसरी रूट बनेंगे वो बनेंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई। इस तरीके से इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। वहीं पे डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई वो भी नॉन जीरो है, तो आप उसका भी इन्वर्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई इक्वल टू 0 इन्वर्स लेने के बाद। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस आई, इसका वैल्यू क्या दे रखा था, ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ऐसा कब होता है, जब मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक। और हमें क्या बोला गया था कि मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिमेट्रिक, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसी कोई मैट्रिक्स बनेगी नहीं और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअल में ये एडवांस में ही आ चुका है ना, तो इसमें ऑलमोस्ट पता ही होगा आपको क्या करना है। तो पी ट्रांसपोज दे रखा था 2p प्लस आई के इक्वल, एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है और वो 0 के इक्वल नहीं है, ये बताया गया है, और इनमें से क्या करेक्ट होगा ये पूछा गया है। तो सिंपल बात, हमें p के बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है। तो p ट्रांसपोज माइनस 2p इज इक्वल टू आई, ये पहली इक्वेशन है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रांसपोज और लेते हैं,
पूरे में, है ना, दोनों तरफ ट्रांसपोज हमने लिया, तो यहाँ बन जाएगा p माइनस 2p ट्रांसपोज इज इक्वल टू i का ट्रांसपोज क्या होगा, i, दूसरी इक्वेशन। तो अपने पास p और p ट्रांसपोज आप दो वेरिएबल मान लीजिए और आपको p का वैल्यू निकालना है, ये मैं समझ के चलेंगे। तो हम ऐसा काम करते हैं यहाँ पे कि 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये बन जाएगा अपने पास में 2p ट्रांसपोज माइनस 4p इज इक्वल टू i। अब आप दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपका जो 2p ट्रांसपोज होगा वो कट हो जाएगा, जो चाहते भी थे हम। तो यहाँ पे बनेगा माइनस 4p प्लस p यानी माइनस का 3p, और इधर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा 2i प्लस i यानी 3i। तो p का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस i, सिंपल का। अब हमसे क्या पूछा गया है, p इंटू एक्स क्या होगा, दोनों तरफ आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा px इक्वल टू माइनस आई एक्स यानी px इक्वल टू माइनस ऑफ x। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पे कि a और b दे रखा है, ए बी इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ b दे रखा है, तो यहाँ पर क्या इनमें से सही होगा वो बताना है हमें। तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर आप ए बी निकालना ही पड़ेगा, देखो है ना, हमें तो ए बी निकाल लेते हैं पहले कि प्रोडक्ट क्या आएगा इनका। तो यहाँ बनेगा माइनस 3 है माइनस 7b माइनस 5, इधर बनेगा 2a प्लस 4b प्लस 3, यहाँ बनेगा अपने पास a प्लस 2b प्लस 2। ये कोई मान लो इंटीजर मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है, सॉरी इंटीजर तो नहीं, तो सी हमने मान लिया कोई मल्टीपल है यहाँ पे, और ये मल्टीपल यहाँ पे स्केलर मल्टीपल दे रखा है b का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज आने चाहिए सी के, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आनी चाहिए, और यहाँ पर ये AB1 दे रखा है, ये सी की जगह कुछ लैम्डा मान लेते हैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ ऐसा है जो कि इनके साथ सिमिलर ना होता हो, तो म्यू मान लेते हैं। अब अगर आप इसमें कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा सिंपल काम निकलेगा, देखो कि माइनस 3a माइनस 7b माइनस 5 इज इक्वल टू मिलेगा म्यू a के इक्वल। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा ये माइनस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस म्यू a माइनस 7b माइनस 5 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो आप सिंपल समझ सकते हैं यहाँ पे कि आप 2a प्लस 4b प्लस 3 इसको लिखेंगे म्यू b के इक्वल, तो ये एक और इक्वेशन बनेगी। उसके बाद अगली इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, a प्लस 2b प्लस 2, और ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, म्यू के इक्वल होगी। तो कुल मिला के हमारे पास में इस जगह पर जो भी चीज़ें बन रही होंगी, 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चीज़ें देखेंगे तो इसके सोल्यूशंस हमें मिलने चाहिए मोर देन 1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो होगा इसका, जो क्रैमर रूल से हम करते हैं, वो डिटर्मिनेंट लेने पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पर 0 कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास में यहाँ वैल्यूज हमें मिलने लग जाएंगी कि जो भी यहाँ पे रहेगा। तो खैर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जो अपने पास जो भी लाइन्स है, जिस भी तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि a और b आपके पास दो वेरिएबल, अगर आप ढंग से लिखें तो मैं लिख के देता हूँ। चलो, a का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस म्यू प्लस 7b प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आप एक्स वाई में बोलेंगे तो एक ये लाइन है ना। सिमिलरली एक यहाँ पे भी मिलेगा 2a प्लस b 4 माइनस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0, और तीसरा आ जाएगा अपने पास a प्लस 2b प्लस 2 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू इज अ स्केलर हियर, तो यहाँ पे अपने पास में ये 3 लाइन से आप ये मान सकते हैं, और अगर ये कंकरेंट होंगी तभी हमें सोल्यूशन मिलेगा। मतलब इसमें आपको करना क्या है, डिटर्मिनेंट को उठाकर 0 करना है। दैट मीन्स 3 प्लस म्यू 7 5 2 4 माइनस म्यू एंड 3 1 2 एंड 2 माइनस म्यू। डिटर्मिनेंट उठा के 0 करोगे तो आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, और म्यू का वैल्यू मिलते ही आपके पास इक्वेशन से a और b के वैल्यूज भी मिल जाएंगे। तो आप सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास ये वाला। ठीक है, AD क्या है इसके अंदर, देखो सबसे पहले ये लैम्डा टाइम्स था, लैम्डा का वैल्यू पूछा है कि कितना आएगा। सबसे पहले देखो हम एक काम करते हैं ना, इसमें हम एक काम करते हैं यहाँ पे
कि XCR और YCR हमें सेम मिल रहे हैं, यहाँ पे भी इस तरीके से मिल रहा है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, इस डिटर्मिनेंट से। तो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं एक साथ। तो मैं C2 को लिख रहा हूँ, या चलो बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। तो C2 को लिख सकता हूँ मैं C1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, XCR YCR ZCR। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में सिंपल NCR प्लस NCR प्लस 1, तो वो N+1 CR+1 ये बन जाएगा। मतलब इसके जैसा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कुल मिला के। Y+1 CR+1 Z+1 CR+1। और आपके पास में इससे आगे लिखा था वो XCR+2 था, है ना। तो इसको अपन ऐड कर देते हैं यहाँ से ना, C2 से ही कर देते हैं। तो C3 को पहले लिख देते हैं अपन C2 प्लस C3। अगर ये काम हम पहले कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, X+1 CR+2 सेम प्रॉपर्टी से, Y+1 CR+2 एंड Z+1 CR+2 सेम प्रॉपर्टी से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे C3 को फिर से लिख देंगे, यहाँ पे आके ये काम पहले करना है ना। C3 को लिख देंगे हम C2 प्लस C3 एक बार फिर से। तो जैसे आप लिखेंगे तो शुरुआत के दो कॉलम तो सेम है, तो उसको मैं लिख नहीं रहा, जो लगभग वैसे लेफ्ट हैंड साइड वाली डिटर्मिनेंट जैसे हो भी गए। वापस से आप यहाँ पे कहीं सेम काम करेंगे तो प्रॉपर्टी जो लग रही है वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू N+1 CR+1। तो फिर से दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करते ही यहाँ पे बन जाएगा X+2 CR+2 Y+2 CR+2 एंड Z+2 CR+2 सेम एज लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो दोनों डिटरमिनेंट सेम है, तो लेमडा यहाँ पे आ जाएगा 1। अब क्या बोला गया, लेमडा नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है, कंपोजिट नंबर नहीं होता है और इंटीजर होता है, इसलिए ए और डी आंसर आता है। नेक्स्ट वन, ए स्क्वायर जो है ए इनवर्स के बराबर दे रखा है, और ये बोला गया है यहाँ पर कि बी का भी वैल्यू दे रखा है, सी का भी वैल्यू दे रखा है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये बताने हैं। तो सबसे पहले आप बी देखेंगे, बी है यहाँ पर a पावर 2 पावर n, है ना, होल पावर नहीं है, ध्यान देना है यहाँ पे। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं a2 इंटू 2 पावर n-1। हम कोशिश करेंगे कि सी के आसपास पहुंच जाए, और ए स्क्वायर में दे भी रखा है तो फायदा भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की पावर 2 पावर n-1, ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स 2 पावर n-1। अब फिर से हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इनवर्स को बाहर लेंगे, स्क्वायर को अंदर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से फिर से 2 को तोड़ दो, 2 पावर n-2 लिख दो। और अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर और इनवर्स को बाहर कर देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर का इनवर्स की होल पावर 2 पावर n-2। फिर से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, ए इनवर्स। तो यहाँ बन जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स की पावर 2 पावर n-2। अब इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए, यानी बन जाएगा ए पावर 2 पावर n-2। तो हम बी से चले थे और हम कहाँ पहुंच गए, सी पे। दैट मीन्स के बी का वैल्यू किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो बी माइनस सी 0 हो जाएगा, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, सी वाला और ए वाला सही हो गया। यहाँ पे बी माइनस सी नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, पी क्यू आर एपी में दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछिए कि क्या होगी। तो वैल्यू निकालने में अपन फोकस रखते हैं। देखो सबसे पहले जो इस तरह की चीजें बनी हुई है, आप अगर इन दोनों ऐड करेंगे, देखो 2p बनता है, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 2 पावर n ऐड करेंगे तो 2 पावर n+1 के इक्वल आ जाएगा। तो फायदा ये है कि हम एक ऑपरेशन लगा दें, R1 को लिख दिया R1 माइनस R2 प्लस R3। तो यहाँ क्या बनेगा, R2 R3 को ऐड करोगे 2 पावर n+1 बन जाएगा, 2p बन जाएगा, कट जाएगा, ए स्क्वायर भी कट जाएगा। बहुत अच्छी बात हो गई है। तो यहाँ पे भी इसको ऐड करोगे 2 पावर n+2 बनेगा, यहाँ प्लस आना चाहिए, है ना, 3q यहाँ पे नहीं है, प्लस आना चाहिए इस जगह पे। q प्लस 2q 3q बनेगा, ये भी कट जाएगा, बी स्क्वायर भी कट जाएगा, दैट मीन्स बनेगा 0।
वहीं पे सी स्क्वायर प्लस पी, यहाँ पे 2q और ये सब ऐड होगा तो सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ p बचेगा। अब p बचने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे p माइनस 2q प्लस r, ये आएगा ये ऑपरेशन लगाने के बाद, और नीचे सेम रहेंगे, है ना, दोनों रोज सेम है। अब ये भी आपको बोला गया है कि ये सब एपी में थे, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो गया कि अगर ये एपी में थे दैट मीन्स पी प्लस आर किसके इक्वल होगा, 2q के इक्वल होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, या पोर्शन क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है वो भी जीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो पूरी जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। तो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, सॉरी सी इज इनकरेक्ट। इंडिपेंडेंट है एबीसी से, ये भी करेक्ट है। इंडिपेंडेंट है एन से, ये भी करेक्ट है क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है। नेक्स्ट वन 7th पे, ओके। दो if the elements of A 2x2 matrix are always positive, है ना, और डिस्टिंक्ट भी है एक दूसरे से, और ये बताना है कि अच्छा ये दे रखा है, खैर ये तो ट्रांसपोज जीरो है तो डिटर्मिनेंट भी जीरो ही होगा, खैर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये जीरो है। तो हमें इन सब के बारे में कुछ कमेंट्री करनी है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। तो हम कुछ एक रैंडम ए मान लेते हैं, मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ट्रांसपोज हो जाएगा उसका, उसको हम ऐड कर लेंगे ना, एक साथ लिख ही देते, तो हो जाएगा ए बी सी डी। ऐड किया हमने, कितना बनेगा ये, ए प्लस ए 2a, डी प्लस डी 2d, बी प्लस सी एंड बी प्लस सी, है ना, सिमेट्रिक बनता है, पता ही है। तो ये बनेगा। अब ये है आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है जीरो, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, तो ये बनेगा 4ad माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, और ये है आपका जीरो के इक्वल। थोड़ा बहुत ओपन कर लेते हैं इस चीज को, तो बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इधर ले जा रहा हूं मैं सबको, है ना, माइनस 4bd इज इक्वल टू, सॉरी 4ad, ये जीरो के इक्वल है, ये हमें पता है, ये दे रखा है। अब हमें क्या क्या बोलना है उसके हिसाब से काम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं सबसे पहले, वो बनता है ad माइनस बी सी। अगर आपको यहाँ 4ad की वैल्यू पता है, देखो यहां से, तो मैं इसमें 4 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि वैल्यू के हिसाब से मैं काम चला सकूं। 4ad माइनस 4bc डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से 4ad का वैल्यू कितना है वो डाल देते हैं, देखो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये वैल्यू था 4ad का, है ना, यहां से वैल्यू पुट कर दिया अपन, माइनस 4bc और था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये प्लस आएगा ना यार, ये प्लस आएगा, चलो, तो प्लस 2bc माइनस 4bc डिवाइड बाई 4, तो b प्लस सी का स्क्वायर यहाँ बन जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है। अब ये वैल्यू क्योंकि स्क्वायर के इक्वल आ रही है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कह सकते हैं। पर एक चीज और, क्योंकि b और c डिस्टिंक्ट दे रखे थे, तो आप यहाँ इक्वलिटी भी हटा दे, बिकॉज b और c अलग अलग है, तो कभी जीरो के इक्वल होगा नहीं। तो ये वाला आंसर जो अपना बी आंसर जो आएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ए वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये पूछा गया है ए माइनस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब खैर ये तो बात बिल्कुल सिंपल हो गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और ये क्या बन जाएगा, दोनों सेम ही होती है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव आता तो डी करेक्ट तो होना ही था बिना कुछ किए भी। लास्ट आता है ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या बनता है वो देखते। आ गया 0 बी माइनस सी एंड सी माइनस बी, 0 बी माइनस सी माइनस बी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी इस तरीके से, ठीक है। वो चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस सी का स्क्वायर ही आएगा, इसका डिटर्मिनेंट भी, ठीक है। वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पर क्योंकि बी और सी इक्वल नहीं है इसलिए वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, नंबर 8, यहाँ पे काफी कुछ चीजें दे रखी है,
सारे अननोन नंबर्स जो है डिस्टिंक्ट है, ये बोला गया है। सेट जिस सेट से लेना है वो सेट भी दे रखा है हमें, ये वाला। और ऐसा बोला गया है कि सम ऑफ एंट्री ऑफ फर्स्ट रो जो भी बोला गया है वो सब इक्वल करेंगे और जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो चेक करेंगे। तो करते चेक, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या बनेगा। फर्स्ट रो मतलब कि 7 + a + b + 1, 8 लिख देते हैं ना, फालतू में इतना ज्यादा लगेगा नहीं तो। उसके बाद है थर्ड रो यानी 13 + e + f। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, फर्स्ट कॉलम 10 + c एंड फोर्थ कॉलम दैट इज 11 + d। ये सब इक्वल दे रखे हैं हमें, है ना। तो सब कुछ वैल्यूज हमें देखनी क्या क्या पॉसिबल है वगैरह, कौन कौन से करेक्ट जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों से अगर आप देखोगे सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि c - d कर देते हैं। c - d का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी c और d दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये हमें पता चल गया। इस पूरे सेट में दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से हैं जो हमें पता है अभी तक, 4 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 8 9 हो सकता है ना। तीन पॉसिबिलिटी अपने पास बनती है। सी के लिए अगर आप बात करेंगे क्योंकि सी बड़ा है नंबर में, तो या तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। तो आप तीन केस के हिसाब से चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जिस केस से आंसर आता है वही बताऊंगा, बाकी तीनों केस आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, 5 वाला भी, 6 वाला भी, 9 वाला भी। पर बाकी जैसे आप 5 लेंगे तो बाकी जगह पे चीज़ें ए बी सी जो होंगे वो सही नहीं बनेंगे, मतलब वो आपके सेट नहीं होंगे, आपके इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो हमारे पास में क्या होगा, जैसे हमने सी को माना 9, है ना, उसमें वन ऑफ द केस था ये, तो डी हो जाएगा अपने पास 8। तो दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। जैसे मान लो किसी भी केस में ये होता कि आप ऐसा मानते तो c9 आता, d8 आता। तो यहाँ पे c हो गया 9, दैट मीन्स 19। तो आपके पास में a + b + 8 ये किसके इक्वल हो गया, 19 के इक्वल हो गया। और e + f + 13 ये भी कितना हो गया, 19 के इक्वल हो गया। तो आप a + b करेंगे 11 के इक्वल और e + f करेंगे 6 के इक्वल। सारे डिस्टिंक्ट थे। तो आपके पास में अगर कुछ और पेन में यूज लूं तो ये चीजें जा चुकी हैं सी और डी के पास में। अब a + b 11, दो वैल्यू जिनका सम 11 होना चाहिए, दो वैल्यू जिनका सम 6 होना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटी अपने पास बनती है, बड़े सिंपल पॉसिबिलिटी है कि a और b में से कोई एक 5 और कोई एक 6 हो जाए। दैट मीन्स के a 5 b 6 ये हो सकता है, या फिर a 6 b 5 ये भी हो सकता है। सिमिलरली e + f 6 आ जाएगा, यानी e2 f4 हो सकता है, या फिर e4 f2 ये हो सकता है। तो इस तरीके से हमें सारे वैल्यूज मिलेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी देखो, e × f करोगे दोनों केस में 8 ही आएगा और d का वैल्यू कितना था, 8 था। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। a वाला चेक करेंगे तो a + b + c, तो a + b का वैल्यू तुम्हें पता ही था, यहाँ पे कितना आया, 11 आया था, है ना। उसमें c ऐड करेंगे, c कितना था, 9। तो 11 + 9 कितना हो गया, 20। और k + 1 के बराबर आए, k क्या था भाई यहाँ। अच्छा अच्छा, सभी इक्वल टू के थे, कि सब एक के वैल्यू के इक्वल आ रहे थे अपने पास में। तो 8 + a + b ये हमने 19 के इक्वल किया ना, हाँ सही बात है। तो के का वैल्यू हो गया यहाँ पे 19। तो आपका a + b + c 20 के इक्वल आ रहा था, वो भी करेक्ट है। के 18 ये गलत हो गया। और c + d यानी 10 कहाँ गया, 9 + 8 17 बनेगा। और k का वैल्यू आपने 19 निकाला ही था, तो 17 17 इक्वल, यानी कि ये वाला भी करेक्ट चल जाएगा। नेक्स्ट वन, ठीक है, 9th वाला। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, इनवर्स आप ले सकते हैं, इसका कहने का मतलब लिया भी है। 3ab a इनवर्स + a = 2a इनवर्स ba, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मैनिपुलेशन की बात फिर से आती है यहाँ पे। तो 3ab a इनवर्स + a = 2a इनवर्स ba। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ 2a ऐड कर देते हैं जिससे मैं कुछ कॉमन ले पाऊं। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 2a को ऐड किया, तो ये आपके पास बनेगा, है ना। अब जो कॉमन ले सकते हो लेंगे, जहां से भी ले सकते हो। 3a कॉमन लिया आगे से,
बी ए इनवर्स प्लस आई, यहाँ ए पीछे से कॉमन लेना पड़ेगा, तब 2a पीछे से कॉमन ले ले चाहे, ए इनवर्स बी प्लस आई इंटू ए, ये रहेगा। अब अगर मैं यहां से ए इनवर्स कॉमन ले जाता हूं पीछे से, है ना, इस जगह से, तो ए इनवर्स में अगर कॉमन ले गया यहाँ पे तो ये बनेगा बी प्लस ए इनवर्स, और यहां बनेगा अगर मैं ए इनवर्स आगे से कॉमन ले जाऊं तो बी प्लस ए इंटू ए। अब क्योंकि बी प्लस ए का डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए था इसलिए बनाया मैंने, अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, खत्म करते हैं बात को, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इस तरीके से अब हमें यहाँ पे ऑर्डर दे नहीं रखा है, एन ऑर्डर दे रखा है ना, तो यहाँ पे 3 की पावर n बन के बाहर निकलेगी क्योंकि ऑर्डर सबका n ही रहेगा, तो ये 3 पावर n रहेगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पावर n बाहर आ जाएगा, फिर से ए इनवर्स और ये कट जाएंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, है ना, और ये आ जाएगा फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। अब अगर आप देखेंगे सिंपल सी बात आ गई, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी 3 पावर n इंटू दिस और 2 पावर n इंटू दिस, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, है ना, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो है हमारे पास में वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, तभी हो सकता है क्योंकि दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी हमारे पास बन गया 0, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी 0 बना, दैट मीन्स कि अगर ए और बी दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती तो आई प्लस आई 2i बनता और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है इस वजह से, ठीक है। और वहीं पे a प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0 हो गया है तो इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में भी काम नहीं चलेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बी आते ही अपने ए बी डी ये तीनों काम हो गए खत्म, अब बचा सिर्फ सी वाला ऑप्शन का काम, ये है ए बी ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स बी ए। अब बनाने की कोशिश करते हैं, देखो इसे यहाँ पे ए बी ए इनवर्स आ गया है ना, तो इसको अपन ऐसा लिखते हैं 2ab ए इनवर्स, एक को भी रहने देंगे, प्लस ए, इसको उधर ले आओ -2a इनवर्स बी ए, और एक ये बच गया था उसको लिख दो ए बी ए इनवर्स इक्वल टू 0, उसी को तोड़ के लिख दिया कि मैं कॉमन ले लूं। अब यहां से आप 2 कॉमन ले जाओ, जो आपको डिटर्मिनेंट चाहिए था वो तो दिखेगा एटलीस्ट, बाकी को उधर लेके चल जाओगे तो आ जाएगा -ab ए इनवर्स प्लस ए, ये बनेगा। इसको एज इट इज रहने देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को चेंज नहीं कर रहा, सेम रखा। यहाँ पे मैंने ये सॉरी ए बी माइनस में आएगा, अब आप क्या करोगे, ए को कॉमन ले लोगे, माइनस भी ले सकते हो, तो यहाँ बनेगा बी ए इनवर्स प्लस आई, फिर से आप ए इनवर्स कॉमन ले जाओ पीछे से, ये इधर सेम रहेगा, है ना, -a b प्लस ए इंटू ए इनवर्स, फिर से आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ले लोगे दोनों तरफ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स बी ए, ये इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट यहाँ माइनस बाहर नहीं लेना चाहिए था, -a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस ए 0 दे रखा है तो सारा 0 हो जाएगा, तो फिर से ये सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वन 10th वाला, तो यहाँ पे बोला गया कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू I, डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 है तो एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कोफैक्टर है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें, तो ये मैं चेक ही करना पड़ेगा। तो A ट्रांसपोज जो है हमें दे रखा है I के इक्वल, है ना, ये चीज़ हमें दे रखी है, दैट मीन्स कि अगर हमें किसी जगह पे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये काम करता हूँ, है ना, ABCD मैंने किया, उसी को मैंने इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स के ABCD, तो हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट वाला काम होता है,
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, इधर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा, इधर ए बी प्लस बी डी बनेगा, ये बनेगा ना। तो अपने पास में लास्ट में क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी डी बनेगा, सॉरी ए सी प्लस बी डी, और इधर भी बनेगा अपने पास में सी ए प्लस बी डी, मतलब सेम बनेगा। ये बनेगा अपने पास ए ए ट्रांसपोज। अब इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको आई के इक्वल, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, यानी कि 1। आई का डिटर्मिनेंट 1 आता है, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जो है वो भी 1 के इक्वल आ रहा है, ये बोला गया है इस जगह पे। डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको 1 के इक्वल, देन एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कोफैक्टर। तो इसके कोफैक्टर के एलिमेंट बताने हैं। तो ए यहाँ पे किसका कोफैक्टर क्या है, डी, और सी का कोफैक्टर क्या है, माइनस बी, इस तरीके से, और बी का कोफैक्टर है माइनस सी। तो अगर हम ऐसा करते हैं मान लो, तो हमारे पास ये दोनों बराबर आ जाएंगे, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो ए का वैल्यू डी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर डी का वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रहने दो इसे, आप यहाँ पर सी को माइनस बी के बराबर लिख रहे हैं, तो सी को अगर माइनस बी के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी डी, और ए और डी बराबर आ रखे हैं तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, और क्योंकि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में ये दोनों बराबर ही थे, ए बराबर था डी के, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, और सी बराबर था माइनस बी के, तो स्क्वायर में तो सेम ही आएगा। तो अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर बनेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वो 1 यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा काम यहाँ पे चलेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जा सकता है। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर -1 दे रखा है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर -1 दे रखा है, तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट जो बोला गया है उसके कोफैक्टर के एडिटिव इनवर्स है, मतलब कि उसका माइनस के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया नेक्स्ट वाले केस में, कि ए का वैल्यू माइनस डी के इक्वल है, और बी का वैल्यू सी के इक्वल, ऐसा कुछ बोला गया। तो इसमें क्या बनेगा डिटर्मिनेंट आपका, ये तो फिर से 0 हो जाएगा, बिकॉज ए और माइनस डी एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर फिर से वही काम बन जाएगा अपने पास में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे बनेगा टोटल में, और डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो उसका एडिटिव इनवर्स बोला गया है, मतलब ए स्क्वायर जो होगा वो माइनस ऑफ डी स्क्वायर के बराबर आएगा, और डी वाला जो होगा माइनस सी के स्क्वायर बराबर आएगा। तो इसमें जब क्या होगा, यहाँ पे फिर से डिटर्मिनेंट ये बनेगी इधर से, और ये बनेगी इस तरफ से। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी वो -1 मिल सकती है। इस वजह से हमने काम किया, डिटर्मिनेंट दिया है पहले से कि -1 के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट आपके पास जो आना चाहिए वो यहाँ पर नेगेटिव के अंदर आना चाहिए, ये बोला गया है। तो हमेशा हर एलिमेंट जो है इसके कोफैक्टर का एडिटिव इनवर्स जो है ये बताया गया है, यानी कि उसके कोफैक्टर में प्लस करोगे तो 0 आना चाहिए, ये बोला गया है कुल मिला के बात ये। नेक्स्ट वाला, इसमें A1 A2 A3 AP में दे रखे हैं, B1 B2 B3 HP में दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या चीज़ बोला गया है कि किस पे इंडिपेंडेंट है किस पे डिपेंडेंट है, ये बोला गया है। तो आप एक सिंपल काम करें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ AP में बोला गया है, ये ऑलरेडी कंफर्म है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि R1 को लिख दें R1 माइनस R3, और R2 को भी लिख दे सेम टाइम पे R2 माइनस R3। और कॉमन डिफरेंस जो मैं मान रहा हूँ इस AP का, मैं मान लेता हूँ, ये अज्यूम कर लेता हूँ कि D है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D है। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर A1 माइनस A2 हमने किया तो माइनस D मिलेगा। यहाँ पे माइनस R2 को लिखोगे R2 माइनस R3, तो यहाँ पे भी माइनस D मिल, यहाँ पे 2D मिलेगा, सॉरी यहाँ माइनस D मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस 2D मिलेगा, और यहाँ पे भी माइनस D मिलेगा। कॉमन डिफरेंस मान रहा हूँ मैं, है ना। सेम काम यहाँ भी होगा, जैसे ही आपके 2 रोज सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डेल्टा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे A1 A2 A3 ही बचा जो ऑलरेडी AP में दे रखा था, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा B1 B2 एंड B3। ये आपको HP में दे रखा तो मतलब अभी भी HP में होगा,
और डिटर्मिनेंट जो है क्योंकि जीरो हो रहा है तो वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें यह है कि डिटर्मिनेंट जो हमें दिया है वो इस तरीके से दिया है, किससे डिविजिबल होगा, मतलब सॉल्व ही करना पड़ेगा इस डिटर्मिनेंट को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं। तो सारे रोज से a, इससे a, इससे b, इससे c कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा। यहाँ से c कॉमन लिया था, a b c 1+x। अब आप कॉलम में से a उठा लो, यहाँ से b उठा लो, यहाँ से c उठा लो, तो बनेगा बाहर a² b² c², 1+x 1 1 1 1+x 1 एंड 1 1 1+x। सिंपल काम। तो डिटर्मिनेंट काफी सिंपल हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल रोज को ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से जाएगा। तो अगर R1 को हमने ले लिया R1 + R2 + R3 के बराबर ले लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, 3+x बन जाएगा। तो a² b² c² इंटू 3+x ये बनेगा। डिटर्मिनेंट में ऊपर क्या आएगा, 1 1 1 है ना, अपन ऐड करके कॉमन ले लिया। इधर बनेगा 1 1+x 1 1 1 1+x। अब सिंपल करने के लिए क्या करोगे, दो कॉलम्स को आपस में माइनस कर दो, यानी c1 को लिख दो c1 - c3 और c2 को लिख दो c2 - c3। तो दो जीरो क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आराम से आप एक्सपेंड करके जिससे भी डिवाइजिबल है वो निकाल सकते हैं। x+3 आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो इससे डिविजिबल ऑलरेडी वो आ ही चुका है। बाकी आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगा कि किससे कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाली जगह पे पहले भी था ना, पहले हाँ, इसके अंदर एफ एक्स हमें दे रखा है और यहाँ पे बोला गया है कि एफ एक्स किससे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। उसके लिए मुझे एफ एक्स निकालना पहले ज़रूरी है कि एफ एक्स कैसे निकालें। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, सिंपल 0 0 क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर यहीं पे एक्सपेंड कर देते हैं ना, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। एफ एक्स क्या मिल जाएगा, 2 sin x, यहाँ पे आ जाएगा 4 sin² x - sin² x यानी कि 3 sin² x। नेक्स्ट जगह पे -sin² x, यहाँ पे मिलेगा 2 sin x, बस यही मिलेगा। तो टोटल बन के आता है ये 6 sin³ x - 3 sin³ x यानी कि 3 sin³ x। सिंपल सा एफ एक्स हो गया, सिर्फ इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में दे रखा था। अब क्या क्या पूछा गया है, एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, नहीं, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है sin³ x से। एफ डैश निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बाहर यानी कि 9 sin² x, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x। π/2 पुट करोगे तो π/2 पे cos x हो जाता है 0, इस वजह से पूरा f डैश π/2 होगा 0, तो ये करेक्ट हो गया। उसके बाद आता है c यानी इंटीग्रेशन वाला पार्ट, जहां पर -π/2 से +π/2 में इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये जो इंटीग्रेशन है ये आपको दे रखा है एफ एक्स डी एक्स का। एफ एक्स क्या था, sin³ x। अब इस इंटीग्रेशन को करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज sin³ x कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का -1 - a से a में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला बात भी खत्म, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट होता हुआ। और दूसरे बात में डी टेंजेंट टू द कर्व y = fx एट x = 0 इज y = 0। तो टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx लेंगे एट x = 0, तो f डैश 0 पे क्या आ जाएगा, 0। तो इसका स्लोप हो गया 0। अगर 0 डालते हैं इस कर्व में, कर्व कौन सा है, y = sin³ x, तो जब x को 0 डालोगे तो y भी कितना आ जाएगा, 0। तो टेंजेंट ओरिजिन से पास होगी और इसका स्लोप भी क्या होगा, 0। तो ऐसी लाइन कौन सी होती है, x एक्सिस, यानी कि y = 0, सिंपल। तो ये अपने पास में 13th का आंसर हुआ।
ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। फोर्टीन, अभी क्वेश्चन काफी इजी आते जा रहे हैं। डी डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का और डेल्टा है इसके डिटर्मिनेंट फाउंड बाय द कोफैक्टर। तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस, ठीक है, जहाँ n ऑर्डर होता है। तो यहाँ डेल्टा क्या हो जाएगा? आपकी जो डिटर्मिनेंट है उसका पावर 3 - 1, क्योंकि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट थी, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। D0 तो डेल्टा 0, ये भी करेक्ट हो जाएगा। D27 यानी 3 का क्यूब, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 की पावर 6, तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, ये भी ठीक है। और 3 पावर 6 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये भी ठीक है। तो चारों ऑप्शन फटाफट से हम जज कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर वापस से ये 4 मैट्रिक्स दी है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सब कुछ दिया है, और एम दिया है ABCD। तो यहाँ पे अगर आप एम ट्रांसपोज निकालते हैं तो होता है D ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज। D ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? ABC। C ट्रांसपोज का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे DAB। ये पुट करते जाते हैं। अगर आप इसमें ढंग से पेयरिंग करेंगे तो आपको एक खास चीज नजर आएगी कि ये ABCD बन रहा है, फिर से ABCD बन रहा है, और फिर से ABCD बन रहा है। मतलब कि M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M क्यूब आ जाएगा। एक तो ये अच्छी इक्वेशन मिल गई। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और नोट करो, यहाँ A ट्रांसपोज BCD के इक्वल दे रखा है। तो अगर मैं दोनों तरफ A से प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ABCD बन जाएगा, यानी कि M के इक्वल। और यहीं पे अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, अगर दोनों को ध्यान में रखते हुए, तो M ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फिर से A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब M ट्रांसपोज और M इक्वल एक दूसरे के, दैट मीन्स M इक्वल टू M क्यूब। ये हमें मिल गया खास। अब इससे हमारे फायदा क्या होगा कि अगर हम हायर पावर पे जाना चाहें, दोनों तरफ M का आपने मल्टीप्लाई किया, M पावर 4 कितना हो जाएगा? M स्क्वायर। फिर M पावर 5 करोगे, फिर से क्या आ जाएगा? M क्यूब। किसके इक्वल? M के इक्वल। M पावर 6 फिर से M स्क्वायर के बराबर, M पावर 7 फिर से M के इक्वल। तो ऑड वाले पावर हो जाएंगे M के इक्वल, इवन वाले हो जाएंगे M स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पूछा क्या गया है? हमसे इवन पावर पूछा गया है, तो ये M स्क्वायर के इक्वल आएंगे। और क्योंकि M स्क्वायर और M पावर 4 बराबर ही होंगे, इसलिए बी और डी करेक्ट जाता है। कि इसमें M जो है 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ दे रखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ M आपको दे रखा है 4, तो आप डायरेक्टली यही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं ना। डिटर्मिनेंट ऑफ M इनवर्स एडजॉइंट ऑफ M का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ K स्क्वायर इंटू I। 3x3 की है ये, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ M इनवर्स बनेगा। पहले इसको अलग ही निकाल लेते, चलो ठीक है। एडजॉइंट ऑफ M का डिटर्मिनेंट जो बनता है, यहाँ 3x3 का था ये, तो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ M की पावर n-1 का स्क्वायर, दैट मीन्स के 4। यहाँ पे आ जाता है K स्क्वायर, 3x3 का था, सारे रो से बाहर आएगा तो K पावर 6 बनेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ I होता है 1। डिटर्मिनेंट ऑफ M भी आपको दे रखा है 4 के बराबर है, तो वैसे ये सब कुछ मिल ही गया आपको। तो यहाँ पे एक इनवर्स कट जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ M का क्यूब बनेगा, यानी 4 का क्यूब बनेगा। तो K पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो K का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस माइनस। ये आ जाएगा अपना आंसर, खत्म POC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कि क्या क्या चीजें होंगी। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन है, देखो बढ़िया से, और सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन बोला गया है। यूनिक सोल्यूशन बोलने का मतलब हो गया इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 1 - 1 2, क्रैमर रूल से जाएंगे, 2 1 लैम्डा और 3 2 1, ये होगा नॉन जीरो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते, देखो फटाफट से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 लैम्डा, यहाँ पे 1 2 - 3 लैम्डा एंड 2 4 - 3 यानी कि 1। ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर आप एडिशन देखते हैं कांस्टेंट का, तो 1 + 2 3 एंड +2 5,
5 माइनस 5 लेमडा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर द यूनिक सोल्यूशन, है ना, ये चीज़ हमें पता चली। तो अगर हम इधर आते हैं अपने साइन इनवर्स लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस 1 और म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, दोनों ही जो आपके एक्सप्रेशन जो है वो आपका इस फॉर्म के टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पे टी बिलोंग्स टू आर होता तो मैं इसकी रेंज कैसे निकालता? सिंपल, या तो वाई के इक्वल करके निकाल लो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के हिसाब से, या फिर सिंपल सी चीज सोच लो कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और यहाँ पे टी को tan थीटा ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? sin 2 थीटा का फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ sin 2 थीटा। अगर मैं टी को tan थीटा पुट कर देता हूँ इस जगह पे, तो हाफ ऑफ sin 2 थीटा की रेंज क्या होती है? माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ। तो इसकी रेंज आएगी माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ। सिमिलरली इसकी रेंज भी आएगी माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ। तो यहाँ पे आपका जो लेमडा का वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकता, बस ये चीज ध्यान देनी है ना। लेमडा का वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकता है, उस वाले वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा, बाकी सब चलेगा। तो यहाँ पे कॉज इनवर्स जो होगा माइनस हाफ से प्लस हाफ जाएगा, तो उसमें रेंज क्या आएगी कॉज इनवर्स की? जब कॉज इनवर्स माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ के बीच में जाता है। तो पहली बात, कॉज इनवर्स हाफ कब होता है? पहली बात हम ये देखेंगे π/3 पे। माइनस हाफ कब होगा? तो वो होगा 2π/3 पे। तो जब तक π/3 से लेकर 2π/3 तक वो जा सकता है ना वैल्यू, माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक के बीच में। तो कॉज इनवर्स की रेंज आ जाएगी π/3 से लेकर 2π/3। वहीं पे साइन इनवर्स की रेंज जो जाती है वो होती है अपने पास माइनस हाफ से प्लस हाफ में, माइनस π/6 से प्लस π/6। पर यहाँ लेमडा का वैल्यू 1 नहीं डाल सकते, तो 1 डालने पे क्या आ रहा है? 1/2 यानी π/6 आ रहा है, तो उसको हटा देंगे। तो इसका रेंज जो आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस π/6 क्लोज से लेकर π/6 ओपन तक। दोनों को ऐड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल बात है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए डेल्टा 0 होना चाहिए था, डेल्टा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डेल्टा में लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 1। तो वहां से तो हम काम कर लेंगे। लेमडा का वैल्यू आ गया 1। अब निकालेंगे हम म्यू, कि भाई म्यू कितना होना चाहिए। तो म्यू के हिसाब से अगर जाएंगे तो पहले आपको डिटर्मिनेंट दूसरा भी निकालना पड़ेगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन में सारे डिटर्मिनेंट 0 होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 आ गया, 1 नहीं 10 होगा, 8 एंड म्यू -1 1 एंड 2 2। लेमडा का वैल्यू 1 आ ही चुका है और 1, इसको उठा के करते हैं हम 0। यहाँ से म्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 10 1 - 2 यानी कि -10 प्लस 1 8 माइनस म्यू प्लस 2 16 माइनस म्यू। इसको 0 के बराबर करो तो बनता है यहाँ पे एक तो माइनस म्यू बनता है, -2 म्यू यानी -3 म्यू बनता है। और कांस्टेंट में बन जाएगा अपने पास -10 प्लस 8 यानी -2 प्लस 32 यानी 30। तो उधर जाएगा -30, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 10 फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पूछा है कि रेंज ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर क्या होगा, तो ए की वैल्यू आएगी, लेमडा 1 है म्यू 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 101 ए की वैल्यू आएगी। Cramer पे बेस्ड है बस, सिंपल सॉल्यूशन। If the system has no solutions then the range of lambda upon mu square plus 1। नो सोल्यूशन होगा इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू तो 1 हो गया, डिटरमिनेंट 0 करना है, तो अपने पास पूरा सोल्यूशन क्या बनेगा, सॉरी पूरा एक्सप्रेशन है 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि नो सोल्यूशन होने चाहिए तो आपका इन्फिनिट वाला भी हटाना पड़ेगा, वहाँ म्यू क्या था 10, तो म्यू का वैल्यू 10 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले आप सिंपल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 के रेंज की। ये आपका फंक्शन जो है साफ दिख रहा है आपको, एक इवन फंक्शन है और डिक्रीजिंग भी है। तो साथ ही साथ अब अगर आप डिक्रीजिंग देखेंगे और इवन फंक्शन देखेंगे तो सबसे पहले जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 0 पे, दैट इज 1। उसके बाद ये आगे जाके डिक्रीज ही करेगा, सेम काम इधर भी होगा, पर आप म्यू का वैल्यू 10 नहीं डाल सकते हैं ना। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि म्यू का वैल्यू आपको 10 नहीं डालना है, ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए, और वो हमने यहाँ पे की भी सही कि लैम्डा अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो म्यू का वैल्यू 10 नहीं डालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, सिंपल बात है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी 0, तो ये हमें देखना है। पर आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि 0 से लेके 1 तक जाएगा सर, पर आपको 10 वाली वैल्यू हटानी है जो कि है 1/101। पर दिक्कत ये है कि यहाँ तो हटाएंगे
कोई दिक्कत नहीं, म्यू इक्वल टू 10 पे वैल्यू आपकी 1/101 मिलेगी, है ना, जो हटाने की थी। पर अगर आप उसे हटा दोगे तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि -10 पे वही वैल्यू आ रही है जो हमें मिल रही है, तो 1/101 हमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि म्यू 10 हो गया तो हमने हटा ही दिया वैल्यू फटाफट से, आप देखोगे दूसरी तरफ से -10 पे आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, तो उसमें नो सोल्यूशन भी रहेगा और आपका 1/101 मिल भी रहा होगा। तो अपना बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट जाएगा, ना कि ए। नेक्स्ट वन, एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखे हैं, इस रूट्स के इसके रूट निकालने पड़ेंगे, और तो क्या है। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा देखो, सबसे पहले x⁻6 ले जाते हैं बाहर, ठीक है, अंदर क्या मिलेगा x³ - 6x² + 12x और माइनस का 8, ये बनेगा। तो 6 रूट तो इसके हो गए 0, 6 0 यहाँ पे मिलेंगे। बाकी के जो रूट्स होंगे वो एलिमेंट बनेंगे अपने ए के, जो कि एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हमें ये सिंपल बात पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी ये, ठीक है, और बाकी जो रूट्स होंगे वो सारे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि बाकी के जो रूट्स हैं यहाँ पे वो भी सारे के सारे सेम मिलेंगे इस जगह पे। तो बाकी के रूट निकालने पड़ेंगे, तो इसका रूट हम देखते हैं, तो मतलब बाकी के रूट सेम होंगे ये भी पता है, तो एक रूट निकल गया मतलब सब निकल गया। तो आप यहाँ पे ट्राई करेंगे वैल्यूज, तो x = 1 डाला नहीं आएगा, 2 डालने पे आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में बन भी रहा है x - 2 का क्यूब। तो बाकी के रूट्स होंगे 2 2 2, तो स्केलर मैट्रिक्स आपके इस तरीके की बनेगी 2 2 2 और बाकी सारे 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई साहब। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा हमें 8। वैसे मामला बहुत सिंपल है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लो, ये तो सेम रहेगा ही 8। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, यहाँ पे n कितना था 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर यानी 8 × 64, ये वैल्यू आ जाएगी √4 की, या फिर आप इतना समझ सकते हैं कि 2 की। यहाँ से आप लेमडा बता देंगे, ठीक है, जो 512 आएगा टोटल, तो 2 बनेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर f0 का वैल्यू दे रखा है 1/4 सिग्मा f(x)r, जहां ये जो है GIF है इसका, XR मतलब अलग अलग डिफरेंट वैल्यू डाल रहे हैं, x1 x2 x3 x4 x5 ये चल रहा है। तो आपको x1 x2 तो दिया नहीं है, ना ही हम उसको ऐड कर सकते हैं ऐसे, तो एक बार देख लो कहीं ये जो इक्वेशन है या जो डिटर्मिनेंट है कहीं कांस्टेंट तो नहीं है। तो हमने f' किया, तो अगर आप f' करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन, फर्स्ट रो डिफरेंशिएट होगी, माइनस साइन x प्लस बीटा माइनस साइन x प्लस गामा, नीचे सेम रहेगा ये, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम आ जाएगी, जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा ये वाला, तो एटलीस्ट नीचे सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सेकंड रो का डिफरेंशिएट अगर आप करोगे तो यहाँ पे साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos x प्लस अल्फा आ जाएगा। फर्स्ट रो सेम रहेगी एज इट इज, यहाँ पे cos x प्लस बीटा एंड x जो भी आएगा cos x प्लस गामा। तो आप देखेंगे फिर से यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो सेम, यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकंड रो सेम, तो 2 तो आगे 0। जब थर्ड रो डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑलरेडी वहां पे क्या है, कांस्टेंट है, तो सारे क्या हो जाएंगे 0, तो वो भी कितना आ गया 0। तो दैट मीन्स आपका f' आ गया 0, यानी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, कि किसी भी वैल्यू पे सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप कुछ भी यहाँ पे लिखें, कुछ भी यहाँ पे बताएं। और ये भी दे रखा है कि f0 का वैल्यू 1/4 है, तो मतलब फंक्शन हमेशा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आप कुछ भी फंक्शन डालोगे वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। कितनी बार ऐड करना है, 15 बार ऐड करना है, तो 1/4 जो होगा 15 बार ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको लेना है इसका GIF, 15/4 का GIF हो जाएगा 3। Number of 4x4 matrices whose entries are 2018 or -2018 such that the sum of
द एंट्रीज इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम इज 0। ठीक है, चलो कितनी होगी वो बाद में देखेंगे। तो पहली बात तो आपको देखना है कि 2018 और माइनस 2018, इन्हीं से हमें सारे मैट्रिक्स बनानी है। दूसरी बात, सब रो में सब कॉलम में सम जो आना चाहिए 0 आना चाहिए। मतलब हर रो में हर कॉलम में 2 तो आएंगे 2018 और 2 आएंगे माइनस 2018, तब जाके इनका सम 0 हो सकता है और कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सिंपल देखें तो मेरे पास फर्स्ट रो के लिए यहाँ पर 4 में से 2 जगह पे मुझे, यानी 4C2 जगह पे मुझे 2018 प्लेस करना पड़ेगा, बाकी जगह पे माइनस 2018 जाएगा। तो मैं फर्स्ट रो को सबसे पहले देख रहा हूँ, जो काम मुझे यहाँ पे करना है। अब जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल लेंगे कि 6 में से कोई एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे माइनस वाला, यहाँ प्लस वाला और यहाँ फिर माइनस वाला। अब जो सेकंड रो में चुनता हूँ ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज उसी के हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ रो भी होगी, वो भी चूज होगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले जहां पे ये लिखा है 2018 और 2018, उसी के जस्ट नीचे, मतलब कि मैंने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया, मैंने सेकंड रो में ही सबको 0 करने का सोच लिया। तो अगर मैं ये केस कंसिडर करता हूँ, केस 1, जहां पे मैं सेकंड रो तक ही सबको 0 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखो आप सिंपल। यहाँ पर माइनस 2018 आ जाएगा, यहाँ पे 2018 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2018 आ जाएगा और यहाँ पे 2018 आ जाएगा। अब सेम चॉइस अगले के लिए आप कुछ भी कर सकते हो ना, सेम चॉइस बन गई, 4 में से किसी भी जगह 2 लगाओ, उसी के अकॉर्डिंग आगे भी बन जाएगी। तो इस केस में अपने पास 6 रास्ते बन जाएंगे हर जगह। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐड करता रहता हूँ, 6 × 6 प्लस। सेकेंड केस में मैं क्या करूंगा कि ये तो अपना चलो रहने दो जैसे स्टार्ट था। अब मैं 2018 के नीचे 2018 लगा देता हूँ, मतलब कोई चेंज नहीं करता हूँ, और ये भी सेम ही रख देता हूँ एज इट इज। अब क्या होगा, मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे इसको 0 करने के लिए नीचे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस 2018 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 2 बार प्लस 2018 लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 बार नीचे माइनस 2018 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी नीचे 2 बार प्लस 2018 लगाना पड़ेगा। मतलब इसका एक ही केस हमारे पास में बनेगा। तो टोटल यहाँ पे अपने पास जो बन रहा होगा, है ना, टोटल जितना भी बन रहा है यहाँ पे, तो 6+1 यहाँ पे जाएगा। ये तो हो गया जब एक बार हमने किया, मतलब 2018 के नीचे 2018 रखा और एज इट इज किया। उसके बाद नेक्स्ट काम, जब मैं किसी एक जगह पे, है ना, यहाँ पे +1 हमने कर दिया, केस 3 हम लेंगे, उसमें मैं 2018 एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पे माइनस वाली चीजें आ गई। अब मुझे किसी एक के नीचे 2018 रखना है और किसी एक के नीचे 2018 मतलब माइनस 2018 रखना है। तो मुझे पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा किसके नीचे 2018 रखूं और किसकी जगह सेम रखूं, किसकी जगह डिफरेंस लाऊं। तो मान लेते हैं मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए 2C1 आएगा ना, यहाँ पे ध्यान देना। ये किसके नीचे मैं 2018 लिखूं, मान लो इसके नीचे लिख दिया। अब इसके नीचे मैं माइनस 2018 लिखूंगा। अब फिर से मेरे पास में 2 ऑप्शन आते हैं कि मैं कहां पे 2018 लिखूं। तो ये भी बनेगा यहाँ पे कि मैं कहाँ 2018 लिखूं। मान लेता हूँ मैं यहाँ 2018 लिख देता हूँ। तो जैसे मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखना आप, ये कॉलम फिक्स हो चुका, दोनों जगह माइनस 2018 आएगा। यहाँ पे आपके पास में देखो प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ दोनों जगह माइनस आ गया है, तो ये भी कॉलम फिक्स हो चुका है। यहाँ पे भी दोनों जगह प्लस 2018 आएगा 0 बनाने के लिए। तो कौन से कॉलम बचे, ये। इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक जगह प्लस आएगा, एक जगह माइनस आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पे लिखोगे माइनस वाला, यहाँ लिखेंगे आप प्लस वाला। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये बैलेंस हो चुके हैं दोनों जगह, तो अगर आप यहाँ प्लस वाला लिखते हैं तो अपने आप यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ प्लस वाला लिखेंगे तो अपने आप यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा और यहाँ पे भी प्लस लग जाएगा। या तो एक केस हो गया, या फिर दूसरा केस क्या बनेगा, यहाँ माइनस रखोगे तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा और यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो 2 केस यहाँ पे भी बन जाएंगे। तो इतने टोटल केस बन सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 6 + 1 7 + ये 8 15, तो 90 बन जाएगा। ये के का वैल्यू हो जाएगा 6। लास्ट वन, चलो लास्ट तो नहीं भी, थर्ड लास्ट।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ नॉन जीरो सोल्यूशन। सिंपल बात है बेटा, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ये होमोजेनस इक्वेशंस है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होने के लिए इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए जीरो, और मेरे हिसाब से बहुत इजी काम हो गया ये। डिटर्मिनेंट उठाएंगे, अगर आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद ही है तो बहुत इजी हो जाएगा, बाकी आपको एक्सपेंड करना पड़ जाएगा नहीं तो फालतू में। अब इस तरह की डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ जहाँ 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये होता है। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल बात, x माइनस वाई दैट इज, इसको x बोल देते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको z बोल देते हैं। तो x माइनस वाई यानी कि -1, y माइनस जेड यानी कि -1, और z माइनस एक्स यानी कि 2, x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि a प्लस 1 प्लस a प्लस 2 यानी 3a प्लस 3, कितना होगा 0। तो a का वैल्यू यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो a इक्वल टू -1 आ रहा था, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया 1, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, A10 का ट्रेस पूछा है आपसे, है ना, थोड़ा सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखोगे कि AR का मतलब क्या है, AR का मतलब है log R बेस 2, उसका फिर GIF निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करूँ तो A3 कितना हो जाएगा, log 3 बेस 2, और इसका आप GIF लोगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, बस इतना ही चाहिए होगा आपको उसके लिए। तो बॉक्स कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज निकालनी होती है। खैर, उसके बाद क्या है कि ट्रेस ऑफ A10 हमें चाहिए, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि A10 स्टार्ट कैसे होगा, कहाँ पे खत्म होगा। तो अगर आप देखेंगे A1 स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, A2 जो है वो खत्म हो रहा है 5 पे, तो आप खत्म वाली चीज जो है वो भी देख सकते हैं, टोटल कितने हैं यहाँ पे। तो आप अगर देखेंगे सिंपल सी बात, तो A2 जो है वहां पे 5 एलिमेंट तक गया है, A3 में 14 एलिमेंट तक गया है। तो इसको इस तरीके से लिखो, देखो A1 में लास्ट एलिमेंट जो वो देख रहा हूँ 1 एलिमेंट तक गया, A2 में 5 एलिमेंट तक गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो उसका ऑर्डर भी एक्चुअल में, A3 में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 14 एलिमेंट तक गया। तो सिमिलरली A10 में कहाँ तक जाएगा, पहले तो ये देख लेते हैं। तो वो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का एडिशन। अब इसका भी फॉर्मूला हमारे पास में है, ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात है नहीं, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से मिल जाएगा अपना 5 हो गया 2, और यहाँ से आ जाएगा 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 7 यानी कि 77। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 3, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने ना, 6 था। तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। 77 इंटू 5 55 इंटू 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 385 जो लास्ट है ना। अब इस टोटल A10 में कितने एलिमेंट होंगे ये भी जानना पड़ेगा। तो A2 में 4 एलिमेंट है, A3 में 9 एलिमेंट है, तो A10 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 100। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी 286 से, तो इट स्टार्ट होगा 286 से, खत्म होगा 385 पे, और ये जो नंबर है ये A का है, यहाँ से होगा। अब हमसे क्या पूछा गया, इसका ट्रेस पूछा गया है, ट्रेस यानी डायगोनल एलिमेंट्स का सम। आप एक सिंपल सी बात पहले ये सोच लें कि जो भी मैट्रिक्स है ये, उसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है 385, वो कितना आएगा log 2 385 का GIF। अब 2 की पावर 8 होती है अपने पास 256, 2 पावर 9 होता है 512, उसी के बीच में सारे एलिमेंट हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 8, और इसका भी आंसर कितना आएगा 8। डायगोनल एलिमेंट सारे कितने होंगे 8 के इक्वल होंगे, क्योंकि सारी मैट्रिक्स ही 8 के बराबर है। तो डायगोनल एलिमेंट होंगे किसमें, 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, 10 ही डायगोनल एलिमेंट होंगे, तो उनका एडिशन आप करोगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8, कितने हैं 10 एलिमेंट है, तो आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, एंड देन आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो एक्चुअल में है ही नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हमें थीटा के वैल्यूज बतानी है जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कुछ सोल्यूशन हमें मिलता हो।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा था। यहाँ पे भी अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा यहाँ पे, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 2z cos 3 थीटा प्लस 2y साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात, थर्ड जो है अपने पास वो भी लगभग सेम सी है, इसमें मैं माइनस कर देता हूँ, है ना, थर्ड से सेकंड माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ 0 आ जाएगा। y प्लस 2z cos 3 थीटा, तो 2z वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा y cos 3 थीटा। यहाँ y साइन 3 थीटा से क्या माइनस हो जाएगा, 2y साइन 3 थीटा, यानी कि माइनस y साइन 3 थीटा बचेगा। अब अगर इसके सोल्यूशन आने हैं तो यहाँ पे भी आने चाहिए, दैट मीन्स के y cos 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये इज इक्वल टू 0 होगा। अब आपको ये बोला गया है कि कोई भी सोल्यूशन 0 के इक्वल नहीं है, y नॉट और z नॉट 0 के इक्वल नहीं है, तो y 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो कौन 0 के इक्वल होगा, ये, यानी cos 3 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, यानी tan 3 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पर जो आपके पास थीटा का इंटरवल है वो 0 से पाई है, तो 3 थीटा का इंटरवल हो जाएगा 0 से लेकर 3 पाई। अब tan थीटा या tan अल्फा 1 कब हो सकता है, इस इंटरवल में, तो 3 थीटा के क्या क्या वैल्यू मिलेंगे, एक तो मिलेगा π/4, एक पाई प्लस π/4, और एक 2π प्लस π/4, उसके आगे जा नहीं सकते बिकॉज 3π तक काम खत्म हो चुका है। पूछा वैसे ये है गया है कितने सोल्यूशन है, हमने ये भी बता दिया कि कौन कौन से सोल्यूशन। तो ये आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का QFT के सोल्यूशंस यहाँ पर एंड होता है।